नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब हम लोग आज के वीडियो में हम देखेंगे खनिजों के बारे में। तो भाई खनिज क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही आवश्यक है जानना, क्योंकि हम जितने भी आंगनबाड़ी वाले पाठ्यक्रम में देख रहे हैं कि जहां जहां पोषण आ रहा है वहां पर बच्चों को, है ना, गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को टारगेट करके योजनाएं चल रही हैं। और उन योजनाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरक पोषण व्यवस्था, कुपोषण जो है ना, पोषक आहार जो है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। तो आइए अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन के बाद आज हम खनिज को देख लेते हैं। भाई बात उठती है खनिज की, ठीक। तो खनिज एक्चुअल में सीधी सीधी बात बताते चलूंगा। भाई खनिज की बात करें तो खनिज हमको सीधे मिलता है एक तो भूमिगत जल से, ठीक। भूमिगत जल में ऑलरेडी खनिज मिले हुए होते हैं। इसके अलावा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक। इसके अलावा ठीक दूध दही वाले आइटम में भी खनिज मिल जाते हैं, ठीक। अंडा, मांस, मछली ये सब भी है, लेकिन हमको मेनली जो है हरी पत्तेदार सब्जियों को, जल को लेकर चलना है। तो भाई ये हमारे शरीर के लिए खनिज का बहुत बड़ा स्रोत होता है। भाई चीजें जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक बृहद अणु है ना। प्रोटीन की बात करें बृहद अणु है, ठीक। इसी प्रकार से फैट की बात करें तो ये तो और भी बृहद अणु है। लेकिन कुछ चीजें जो है अपने मात्र तत्व अवस्था में ही या आपके अणु अवस्था में ही हमारे लिए मदद करती हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पर ही मदद करती हैं, सूक्ष्म अणु के तौर पर मदद करती है। इन्हीं खनिजों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आंगनबाड़ी के कोर्स को हम लोग जो पोषक तत्वों से, यानी कि खनिज क्या हो सकता है, कोई एक तत्व हो सकता है, तो उन तत्वों की कमी से क्या क्या हो सकती है देखते हैं। तो देखिए आंगनबाड़ी में अक्सर हम लोगों ने सुना है कि आयरन की गोलियां दी जाती है। आयरन की गोलियां, सीधी सी बात है, आयरन तो हमारे शरीर को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है, जो हमारे शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचाता है, इसे हम कहते हैं रक्त। और रक्त में जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला जो अणु है या आपका, है ना, मॉलिक्यूल है, वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है आयरन, ठीक। अब देख सकते हैं ऑक्सीजन लेना है, शरीर में बने हुए CO2 को बाहर वातावरण में छोड़ना भी है, ठीक। तो ये काम कौन कर रहा है, हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां मिलता है, RBC में, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में। इसका फॉर्मेशन या इसका निर्माण होता है हमारे हड्डियों के अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। तो भाई अगर आप लोग जनरली देखते हो कि हड्डी का चित्र कुछ इस प्रकार से अपन बना देते हैं, ठीक। अब इस हड्डी के बीचों बीच जो लसलसा पल्पी एरिया जो होता है, पल्पी पार्ट हमें मिलता है, यही कहलाता है, यहीं पर जो सत्व मिलता है, यहाँ पर लिक्विड पार्ट जो रहेगा वो कहलाता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा। और यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का जो आपका बेसिक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को कंटेन करता है, संभाल के रखता है, अपने साथ संवहित करता है, वो कौन है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है कि यदि आयरन की शरीर में कमी हो जाए तो रक्त का बनना, यानी हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाएगा, जिसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं, रक्त अल्पता, ठीक। हीमोफीलिया या रक्त अल्पता, ठीक है। तो चलिए, सॉरी, एनीमिया, हीमोफीलिया नहीं, एनीमिया, रक्त अल्पता। तो यहां पर जो एनीमिया के लिए कॉज कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है। चलिए और देखते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसपे हम लोग यूज करते हैं, चलिए मैं इसको मिटाते जाता हूं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा भाई, है ना। तो अगर वीडियो स्लो हो रहा है तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे ताकि आपका समय भी ना खपे और चीजें जल्दी आपको समझ में आ जाए। यदि हम लोग देखें तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, वो सुनते हैं आयोडाइज्ड नमक। अब नमक का फॉर्मूला है NaCl। अब देखिए आयोडाइज्ड मतलब एक हो गया आयोडीन, एक हो गया सोडियम और एक हो गया क्लोरीन। इतने सारे मॉलिक्यूल और मिल गए, खनिज और मिल गए। चलिए इन खनिजों का भी काम करते हैं, है ना। ये रहा आपका आयोडीन, इसका काम तो हम पहले कर लेते हैं।
आयोडीन हमारे गले में एक आपका ग्रंथि पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। शरीर की हर एक फूली हुई संरचना जहां से कोई है ना आपका एंजाइम हार्मोन निकलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। वैसे ही यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है जिससे थायराइड नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड हार्मोन में 4 आयोडीन रहते हैं भाई, एक्टिव अवस्था में 4 आयोडीन रहते हैं थायराइड जो हार्मोन है उसमें। अब अगर हम आयोडीन लेना बंद कर देंगे तो हमारे जो है ना थायराइड ग्रंथि है, इसको जब आयोडीन की कमी होती है तो पूरे शरीर में आयोडीन खोजने निकल जाता है और ये जो थायराइड ग्रंथि ये फूलने लगता है। किस लिए? आयोडीन खोजने के लिए। और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं घेंघा। ठीक, तो एक हो गया आपका, दूसरा आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की जो कमी है इससे कौन सा रोग हो गया? घेंघा, है ना, जिसको हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरा आता है आपका सोडियम। सोडियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसको किसी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा लेकिन अपन बता देते हैं, समझिएगा। आप देखते होंगे कि जनरली उपवास रहती हैं महिलाएं और उपवास के समय में हमारे में जो देखना कि नमक नहीं खाना है, ये कंपलसरी होता है। तो जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पाचन के माध्यम से ग्लूकोज के फॉर्म में तो टूट जाता है, कहां? हमारे पेट में। लेकिन छोटी आंत में जब वही खाना पहुंचता है तो उसको अवशोषित करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में तब तक अवशोषित नहीं होगा जब तक वहां पर क्या नहीं रहेगा? सोडियम नहीं रहेगा। अब सोडियम कहां से मिल रहा है? नमक से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? नमक से मिल रहा है। तो देखिए महिलाएं जब उपवास तोड़ती हैं या जब हम लोग उपवास रहते हैं और उपवास तोड़ते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीजें खा तो लेते हैं लेकिन हमने क्या नहीं खाया, है ना? सोडियम नहीं खाया, है ना। पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में मिल गया तो मिल गया, अगर वो भी नहीं, क्या है, निर्जला कहीं रह लिए तो सोडियम नहीं मिल पाया। इससे क्या होगा? जो खाना खाए वो अवशोषित नहीं हो पाता है और इससे क्या होगा? उपवास के कारण जो है थोड़ा सा कमजोरी हो जाता है, क्योंकि खाना तो हमने खा लिया, उपवास तो हमने तोड़ लिया, लेकिन वो शरीर एब्जॉर्ब कर पाया क्या? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या नहीं मिला? सोडियम नहीं मिला। तो भाई जो ग्लूकोज है उसको अवशोषित करने के लिए हमको सोडियम की आवश्यकता होती है। तो चलिए यही कारण है भाई कि ब्लड में जो होता है ना शुगर की मात्रा जो होती है ना, वो धीरे धीरे उपवास के समय में कम हो जाती है। तो अक्सर सोडियम की जब कमी होती है तो ये क्या हो जाता है? हमको लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और लो बीपी के प्रॉब्लम होने के कारण जो होता है, जिस शरीर के हिस्से पर, है ना, अगर ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है लो बीपी के कारण, तो वहां पर लकवा मारने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा सोडियम के बारे में। तो हमने बता दिया है भाई कि सोडियम जो होता है ना, इसका मैं नाम लिख देता हूं सोडियम, है ना। और इसके कारण क्या हो सकता है ना, लो बीपी, है ना, निम्न रक्तचाप। ठीक, लो बीपी की संभावना है। दूसरा खाने के अवशोषण या कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण में ये मदद कर देता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को और बताते हैं, है ना। भूख कम लगना भी हो जाता है भाई, क्योंकि अवशोषित हो ही नहीं रहा है ना। खाना पेट में भरा है तो पेट में तो भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अवशोषित नहीं हो रहा है। तो भाई इंसान की खाने की इच्छा भी रहती है, पेट भरा भरा लग रहा है, वो वही समस्या आ जाती है। तो सोडियम के कारण भूख कम लगता है। एक बच जाता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का काम होता है, जो हम लोग है ना भोजन कर रहे हैं तो भोजन करेंगे, क्लोरीन का काम क्या होता है? जल संतुलन। हमारे शरीर में जल संतुलन का कार्य यही करता है भाई, ठीक है। अब वाटर बैलेंसिंग का काम यह करता है ना। जल संतुलन कहां पर? किडनी में। कहां पर करेगा? किडनी में। कितना पानी हमारे शरीर से हमको बाहर भेजना है और कितना पानी हमारे शरीर के लिए अवशोषित करके रखना है, तो ये कौन करता है? इसीलिए हमको जो है नमक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो हमको खाने को अवशोषित करने में मदद कर रहा है, दूसरा हमारे शरीर के जल को संतुलित कर रहा है। तो याद रखिएगा। देखिए अब आयोडाइज्ड नमक से इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि देखो डेली लाइफ में जो सुनने मिलता है हमको, वही चीजें कितनी जरूरी है, यही हमारे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चे होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। जब गर्भ में होते हैं तो अस्थि निर्माण के लिए उनको एक आवश्यकता होती है, और जब पैदा हो जाते हैं तो दूध के रूप में उनको मिलना रहता है। तो उसमें से क्या मिलता है उनको? कैल्शियम मिलता है। कौन सा आपका खनिज मिल जाता है? कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है भाई। अब कैल्शियम की कमी होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट, हड्डी बनने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता है। अब कैल्शियम नहीं बनेगा तो जो हड्डियां हैं, अस्थि जो है वो कमजोर हो जाएगा, अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाएगा।
ठीक है। दूसरा, हमारे पूरे मस्तिष्क के सूचना को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाना और शरीर के संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण करके वापस मस्तिष्क तक पहुंचाना, इसके लिए तंत्रिका कोशिकाएं काम करती है। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को काम करने के लिए कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका एक कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, और इसी में कड़ी में एक मैं और जोड़ देता हूं, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी होने के कारण, है ना, पहला चीज तो ये कि लो बीपी की समस्या आती ही आती है, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, जिसके कारण लकवा मारने की संभावना बढ़ जाती है संबंधित अंगों में, है ना, किसी विशेष अंग में, पूरे शरीर में नहीं, है ना। तो देखो पोटेशियम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए कड़ियां कितने इंपॉर्टेंट जुड़ती जा रही है। तो किसके लिए आवश्यक है? तंत्रिका कोशिकाओं को कार्य करने के लिए। चलिए, यहां पर पोटेशियम भी कंप्लीट हो गया, आयोडीन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो कितने सारे हो गए हमारे पास? एक आयरन, दूसरा आयोडीन, तीसरा सोडियम, चौथा क्लोरीन, पांचवा कैल्शियम और छठवां हो गया हमारा पोटेशियम। चलिए इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। अगला है, हड्डी के लिए हमने देखा है कैल्शियम, एक और कंप्लीट कर देते हैं, फास्फोरस, है ना, एक और कंप्लीट कर लेते हैं, फास्फोरस। तो इसकी कमी अगर होगी तो शरीर में अस्थि, उपास्थि, ठीक, उपास्थि किसको बोलेंगे? ये जो हड्डी कान की हड्डी है, ये नाक की है ना, बीचों बीच वाली, ये सब हड्डियां उपास्थि कहलाती हैं। तो अस्थि है, उपास्थि है ना, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये सभी आपके कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं कमजोर पड़ जाते हैं, और खासकर जो ग्रोइंग बच्चे हैं, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उनमें अगर इसकी कमी हो गई फास्फोरस की, तो हड्डियां कमजोर होंगी तो होंगी, साथ ही साथ मानसिक संतुलन भी, यानी कि मस्तिष्क भी आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए आपके, एक और आपका कौन सा हो गया? छठवें के बाद आपका सातवां। इसके अलावा हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट को हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करना होता है, और उसके लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, इंसुलिन। और इंसुलिन काम करता है जिंक खनिज की उपस्थिति में, है ना। तो किसके कार्य करने में यह मदद करेगा? इंसुलिन के कार्यकी लिख देता हूं मैं, है ना, कार्यकी, कार्य करने में कौन मदद करता है? जिंक मदद करता है। इसी के अलावा हम लोग एक तो ऐड देखते हैं आरओ वाटर का, है ना। आरओ वाटर के ऐड में हम लोगों को समझ में आ जाता होगा, उसमें लिखा होता है कि कॉपर एडेड। ठीक है, क्या लिखा जाता है? कॉपर एडेड। तो कॉपर को भी समझ लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉपर एडेड क्यों बोल देते हैं, या तांबे के बर्तन में रख के पानी पीना चाहिए बोलते हैं, है ना, तो क्यों बोलते होंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये भी हमारे रक्त के निर्माण में मदद करता है ना। ये रक्त नहीं बनाता, लेकिन रक्त के निर्माण के समय क्या करता है? कॉपर मदद करता है। ठीक है, अस्थियों के निर्माण में एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होता है। जहां जहां हमारा बॉडी में, है ना, ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, हड्डी बन रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कॉपर हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हमने, है ना, लगभग 7, 8 और ये 9 खनिज देखे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही जरूरी है, और ये हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं। कल के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो विटामिन B12 जिसके अंतर्गत हमने कोबाल्ट होता है, उसके अंतर्गत ये बताया गया था। तो एक और लिख लेते हैं, 10वां कंप्लीट हो जाएगा। ये है कोबाल्ट, और कोबाल्ट कहां पर आवश्यक होता है ना, विटामिन B12 के निर्माण में। यानी कि B12 किसका काम करता है? रक्त निर्माण का कार्य करता है। यानी कोबाल्ट की कमी होगी तो एनीमिया होने की संभावना फिर बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जो खनिज तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिनका मुख्य स्रोत है पानी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, जो खमीर वाले जितने भी आपके आइटम हो जाते हैं वो सब, ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं। फल फूल, इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। किस खनिज की कमी से कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक। और आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तुरंत। नमस्कार।